Good morning, everybody. I Mahesh Kumar, Assistant Professor in तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। आज का हमारा विषय एंशिएंट हिस्टोग्राफिकल ट्रेडिशन रहेगा, जिसमें हम ग्रीक, रोमन, इंडियन और इस्लामिक हिस्टोग्राफी की चर्चा करेंगे और इसका ओवरव्यू हम देंगे कि किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। जैसे कि हम देखें कि प्राचीन इतिहास लेखन परंपरा क्या है, और इस प्राचीन इतिहास लेखन परंपरा में प्राचीन ग्रीक इतिहास लेखन का हम परिचय देंगे, जिसके अंतर्गत हम हेरोडोटस हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिता के रूप में जाने जाते हैं, इसी में एक पेलोपोनीसियन युद्ध का कार्य युद्ध किस तरीके से हुआ उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये पूरा एक जो एंशिएंट हिस्टोग्राफी है, जिसमें हम ग्रीक, रोमन और इंडियन और इस्लामिक कल्चर को लेंगे, उसका पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर इसको हम वन बाय वन करके उसको डिफाइन करेंगे। तो जैसे कि इसमें एक आएंगे थ्यूसिडाइड्स कौन हैं, इन्होंने ऐतिहासिक सटीकता पर क्या जो है डिस्कशन लिया, सैन्य इतिहास क्या है, पोलिबियस क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। रोमन गणराज्य किस तरीके से बना, उसका जो है उद्भव कैसे हुआ, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, इनका किस तरीके से अन्य के साथ अपना जो है योगदान रहा, इसी में प्लूटार्क आए हैं। और ग्रीक और रोमन पत्रों का तुलनात्मक अध्ययन हम इसी के अंतर्गत करेंगे। प्राचीन इतिहास लेखन क्या है, तो प्राचीन इतिहास लेखन के बारे में उसका जो एक इंट्रोडक्शन, और प्राचीन रोमन इतिहास लेखन क्या है उसमें एक शब्द आता है लीबी, और लीबी ने किस तरीके से रोमन इतिहास के बारे में बात की है, इसी के अंतर्गत शाही काल का वर्णन आता है। फिर इसी में सम्राटों की जो जीवन कहानियां हैं उस पर हम किस तरीके से हम जो है इसको देखेंगे। जूलियस सीजर का नाम सुना होगा, जूलियस सीजर के बारे में पढ़ेंगे। प्लिनी द एल्डर, विज्ञान और भूगोल का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ये भी इसके अंतर्गत देखेंगे। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय प्राचीन इतिहास लेखन किस तरीके से जो है इसकी उत्पत्ति हुई, इसको किस तरीके से लिखा गया, और भारतीय इतिहास लेखन को हम किसके माध्यम से पढ़ते हैं, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास लेखन का पता चलता है। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में इसका परिचय, वेद और पुराण क्या हैं, वैदिक साहित्य क्या है, इसके मिथ और इतिहास क्या है, इसमें महाभारत और रामायण जो महाकाव्य कहलाए जाते हैं, महाकाव्य इतिहास, सामाजिक और राजनीतिक संरचना किस तरीके की है। कलहड़ कलहड़ के द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई है राज तरंगिणी, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कश्मीर का ऐतिहासिक वर्णन दिया गया है। बाण भट्ट जिसकी हर्षचरित है, जिसने हर्षवर्धन के जीवन परिचय को बताया है। इसी में आर्यभट्ट और गणित, आर्यभट्ट का गणित के क्षेत्र में किस तरीके से योगदान रहा है, खगोल शास्त्र में उसका कैसे योगदान रहा है। पाणिनि की अष्टाध्याय, और इन्होंने अष्टाध्याय में किस तरीके से संस्कृत व्याकरण का विकास किया है। अब हम देखेंगे इसमें इस्लामिक, तो प्राचीन इस्लामिक इतिहास लेखन, उसमें कुछ व्यक्ति हैं जैसे इब्न खल्दून हैं, उनकी मुकद्दम एक पुस्तक है, अलबरूनी है, ठीक है, किताबुल हिंद जिन्होंने लिखी, भारत का अध्ययन इबन बतूता के द्वारा किस तरीके से बताया गया, रिहाला में जो है इनका यात्रा वृत्तांत बताया गया है। अल तबरी, इन्होंने जो है प्रारंभिक जो इस्लाम का इतिहास है उसके बारे में चर्चा की है। तो इस तरीके से हम पूरे इसमें कुछ जो मेजर पॉइंट हैं, भूगोल का इतिहास का चित्रण किस तरीके से किया गया, चिकित्सा और इतिहास किस तरीके से इन्होंने डिफाइन की, ग्रीक इतिहास लेखन के प्रमुख तत्व क्या थे, इसमें स्रोतों की जानकारी हमें कैसे मिली, थ्यूसिडाइड का योगदान कैसे रहा, युद्ध और राजनीति का अध्ययन हम किस तरीके से करते हैं, नैतिकता और इतिहास का अध्ययन किस तरीके से करते हैं, ग्रीक लेखकों का दृष्टिकोण कैसे है, रोमन इतिहासकार के प्रमुख तत्व किस तरीके से हैं, रोम की स्थापना कैसे हुई, लीबी के कार्य कैसे थे, समार राज्य की स्थापना कैसे हुई, उसका उसकी संरचना किस तरीके से है, साम्राज्य कैसे विकसित हुए, उनका किस तरीके से डिक्लाइन हुआ। तो ये सब हम जो हैं प्राचीन इतिहास लेखन के अंतर्गत
देखते हैं, जिसमें हम सैन्य इतिहास है, जूलियस सीजर का जो पूरा एक प्रकार से व्याख्या की गई है, वेद पुराण महाकाव्य क्या है, इनमें जो है इसको हम इसी के अंतर्गत देखेंगे। एंशिएंट ग्रीक हिस्टोग्राफी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्राचीन ग्रीक इतिहास लेखन पश्चिमी इतिहास परंपरा की नींव के रूप में किस तरीके से माना जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसकी शुरुआत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है, जब ग्रीक लेखकों ने अतीत की घटनाओं का व्यवस्थित रूप से इसका वर्णन किया और ग्रीक इतिहासकारों ने इसमें कुछ युद्धों का वर्णन किया, जैसे पेलोपोनेशियन युद्ध है, पारसी युद्ध है, अन्य ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन पर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। यह परंपरा मिथों और पौराणिक कथाओं से अलग थी और अधिक सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने वाली प्रयास करती थी। इतिहास लेखन का उद्देश्य न केवल घटनाओं का वर्णन करना था, बल्कि उनके अनेक कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करना भी इसके अंतर्गत बताया गया। ग्रीक इतिहासकारों ने तथ्यों को इकट्ठा करने और उनकी सत्यता की जांच करने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया। उन्होंने यात्राएं की, प्रत्यक्षदर्शियों के साक्षात्कार लिए और दस्तावेजों को अध्ययन किया। इस तरह उन्होंने एक व्यवस्थित और आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया, जो कि आधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधान का आधार बनी। अगर हम देखें हेरोडोटस, जो कि इतिहास के पिता के रूप में जाने जाते हैं, तो हेरोडोटस की एक पुस्तक है जिसका नाम है इतिहास, ठीक है, जिसको हम हिस्टोरी का भी कहते हैं। तो इन्होंने ये लिखी, और हेरोडोटस का अगर हम जन्म की बात करें तो 484 ईसा पूर्व में हुआ था, और इन्होंने जो है ग्रीक और फारसी युद्धों का जो है वर्णन किया। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में बहुत सारे ऐसे जो हैं कंटेंट रखे जो कि उस समय की संस्कृति, भूगोल और समाज का अध्ययन करते हैं। उनकी जीवन शैली किस तरीके से थी, कहानियों का भी इन्होंने इसमें प्रयोग किया, रोचक तथ्य भी इन्होंने इसमें दिए। उन्होंने अपनी जानकारियों को एकत्र करने के लिए बहुत सारी यात्राएं भी की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और वहां जाकर जो है उनको देखा, परखा, और फिर जो है एक अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से एक इतिहास लेखन का कार्य इन्होंने। हेरोडोटस ने बहुत सारी यात्राएं इस उद्देश्य से की कि वो जगह जगह जाएंगे, वहाँ से एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट होंगे, उनके विचारों को जानेंगे, उनके विचारों से सीख लेंगे और फिर उनको जो है एक जो है फॉर्म देंगे और उसको रिटर्न फॉर्म में लिखकर एक जो है इतिहास लेखन का कार्य इन्होंने किया, जिसका जो है विश्वसनीयता बढ़ी और व्यक्तियों ने उसको जो है सराहा। और हेरोडोटस ने बहुत सारे सिद्धांतों का भी प्रयोग किया। इन पूर्ण सिद्धांत में जैसे कि एक परिणाम का सिद्धांत, एक विश्लेषण का सिद्धांत, इनका एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है कि जो भी कार्य इन्होंने किए वो पूरे देख परख कर किए, साक्षात्कार लेकर किए, और जितनी भी चीज़ें इन्होंने अपने इतिहास लेखन में दी वो कुछ मतलब पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ उसमें इन्होंने जो दिखाने का प्रयास किया है वो एक अच्छा इतिहास जो है दिखाने का प्रयास किया, उसमें किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं हुई। तो ये सब इन्होंने हेरोडोटस ने अपने जो है समय के अंतर्गत किया, और इससे व्यक्तियों को एक गहरा जो है अनुभव प्राप्त हुआ, और भविष्य के लिए इतिहासकारों के लिए इन्होंने मार्ग प्रदर्शित किए कि भविष्य में यदि कोई अपनी कोई इतिहास के बारे में लिखता है तो उसके लिए कुछ सोर्सेज जो कि होते हैं उनको इकट्ठा करें, जिसमें प्राइमरी सोर्सेज भी हो सकते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज भी हो सकते हैं। तो इनके माध्यम से एक नए इतिहास की कल्पना इन्होंने करने के लिए इतिहासकारों के लिए एक जो है पथ दिया, जिस पर जो है इतिहासकार चलते हैं, और आज का जो जितना भी इतिहास लिखा गया है वो इनकी एक प्रेरणा का ही स्रोत रहा है। इसी में अगर हम आगे देखें तो एक व्यक्ति आते हैं थ्यूसिडाइड। थ्यूसिडाइड जो कि एक ग्रीक के प्रमुख इतिहासकार हुआ करते थे, ये यथार्थवादी दृष्टिकोण को अत्यधिक महत्व देते थे। इनका जन्म 460 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। तो एथेंस को तो सभी जानते हैं जो कि यूनान में पड़ता है, और इनकी जो एक रचना है, इनका जो एक लेख है जो कि हम हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार के नाम से भी जानते हैं, इसमें इन्होंने पेलोपोनेशियन
युद्ध का विस्तृत वर्णन किया। सुसाइड ने घटनाओं को सटीकता की विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अतिशयोक्ति से बचने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और व्यक्तियों का व्यक्तिगत अनुभव लिया, प्रत्यक्षदर्शियों के साथ साक्षात्कार किए और उनको जो है अपनी पुस्तक में इन्होंने उतारा और लेखक के रूप में इन्होंने एक निष्पक्ष जो है इतिहास लिखने का कार्य किया है। सुसाइड का मानना है कि इतिहास का अध्ययन मानव स्वभाव और राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने युद्धों के कारणों का विश्लेषण किया और राजनीतिक नेताओं के निर्णय का अध्ययन किया। उनका यथार्थवादी दृष्टिकोण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। इस प्रकार थ्यूसिडाइड के इतिहास के माध्यम से हम युद्धों की जानकारी लेते हैं कि प्राचीन काल में युद्ध किस तरीके से किए जाते थे और उसके पीछे क्या कारण रहता था और इन कारणों के माध्यम से जो उस समय के जो राजा हैं वो किस तरीके से अपनी पॉलिटिकल जो कंडीशन है उसको किस तरीके से मजबूत करते थे, दूसरों के साथ किस तरीके से व्यवहार करते थे, दूसरे क्षेत्रों को किस लिए जीतते थे। इस सब चीज़ का जो वर्णन किया गया है वो थ्यूसाइडाइड के द्वारा अपने जो पुस्तक में किया गया। अगर हम बात करें अब जेनोफोन की, तो इन्होंने सैन्य इतिहास के ऊपर अत्यधिक महत्व दिया है। ये एक ग्रीक इतिहासकार हुआ करते थे और सैनिक भी हुआ करते थे। इन्होंने सैन्य इतिहास को इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। इनका जन्म 430 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। इनकी कीर्ति जो है एनावैसिस हुआ करती थी, जिसमें इन्होंने सैन्य अभ्यास का विवरण दिया कि सैन्य अभ्यास के अंतर्गत हम किस तरीके से सैन्य जो हमारी एक प्रकार से सेना के अंतर्गत किस तरीके से भर्ती होंगे, उसमें किस तरीके से हमें ट्रेनिंग दी जाएगी, इस सब चीज़ का जो वर्णन है इन्होंने एनावैसिस के अंतर्गत किया। जेनोफर ने अपने सैन्य रणनीतियों का भी वर्णन किया, युद्ध की तकनीकी कैसे होंगी, सैनिकों के जीवन का भी वर्णन किया कि सैनिक अब युद्ध के दौरान किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कैसे अपने देश की रक्षा करने के लिए वह जो है युद्ध करते हैं। इनके कार्यों में व्यक्तिगत अनुभवों का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इन्होंने स्वयं कई सैन्य अभियानों में भाग लिया। इनके लेखन में सैन्य इतिहास को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, विशिष्ट क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है। जेनिफर का कार्य न केवल सैन्य घटनाओं का वर्णन करता है बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों पर भी विश्लेषण करता है। उन्होंने सैन्य नेतृत्व, अनुशासन और नैतिकता पर भी ध्यान केंद्रित किया। इनके कार्यों के विषय में सैन्य इतिहासकारों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य किया है और सैन्य अध्ययन के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी अगर हम बात करें पोलिबियस, जो कि रोमन गणराज्य पर जो है फोकस करते हैं, तो पोलिबियस भी एक ग्रीक इतिहासकार हुआ करते थे। इन्होंने रोमन साम्राज्य यानी कि रोमन गणराज्य पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनका जन्म 200 ईसा पूर्व में हुआ था, मेगापोलिसिस में हुआ। इनकी कीर्ति जो है स्टोरीज कही जाती है। इन्होंने रोमन गणराज्य के उत्थान और विस्तार का वर्णन किया। पोलिबियस ने इतिहासकारों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया और घटनाओं की सटीकता पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने रोमन राजनीति, सैन्य रणनीति, सामाजिक संरचना का विस्तृत अध्ययन किया। इनके कार्य में तटस्थता और निष्पक्षता का प्रयास इन्होंने देने का कार्य किया है। पोलिबियस का मानना था कि इतिहास का अध्ययन भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण सबक प्रदान कर सकता है। उन्होंने घटनाओं और कारणों और परिणामों का विश्लेषण किया और ऐतिहासिक घटनाओं और राजनीतिक नैतिक सिद्धांतों का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि रोमन गणराज्य के लिए क्या चीज़ अच्छी होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने इतिहास लेखन में अपना पूरी तरीके से जीवन समर्पण कर दिया और एक अच्छे इतिहास को जो है इन्होंने बताया। अब अगर हम बात करें प्लूटार्क, जो कि एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो प्लूटार्क भी एक प्रसिद्ध इतिहासकार और निबंधकार हुआ करते थे जो कि ग्रीक के ही थे। इनका जन्म 46 ईस्वी में चरोनिया, एक स्थान पड़ता है चरोनिया,
वहाँ हुआ। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो एक बुक है वो पैरेलल लाइव्स है। इसमें इन्होंने ग्रीक और रोमन के ऐतिहासिक व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस कृति के माध्यम से इन्होंने नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान किस तरीके से की जा सकती है इसके ऊपर इन्होंने बताया, और जिससे पाठक महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांतों और आचरणों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसके लिए इन्होंने जो है बहुत सारे पत्रों को पढ़ा और उनकी जानकारियाँ इकट्ठा की, और इन के माध्यम से इन्होंने जो है एक अच्छी ग्रीक इतिहास को लिखने का कार्य किया है। अब इनकी अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो उपलब्धियों में जो है तुलनात्मक विश्लेषण आता है। उदाहरण के लिए जैसे अलेक्जेंडर महान, जूलियस सीजर, डेमोस्टीस और सिसरो जैसे व्यक्तियों का अध्ययन किया और उनका तुलनात्मक दृष्टिकोण करके उनके कार्यों की विशेष रूप से रोचक और प्रभावशाली बनाने का भी उन्होंने कार्य किया है। अब अगर हम देखें तो प्लूटार्क का मानना था कि इतिहास का अध्ययन न केवल जानकारी प्रदान करना होता है बल्कि यह नैतिक शिक्षा का भी माध्यम होता है। उन्होंने अपने लेखन में पत्रों की नैतिकता, आदर्शों और व्यक्तिगत गुणों पर विशेष बल दिया है। इनकी शैली सरल और प्रभावमयी थी जिससे उनके कार्यों को समझने और पढ़ने में आसान जो है समझा जा सकता है। प्लूटार्क ने अपने कार्यों में विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया और उनकी सटीकता की जांच की। उन्होंने घटनाओं की पुष्टि के लिए प्रत्यक्षदर्शियों के हस्ताक्षर, साक्षात्कार और अन्य लेखकों के कार्यों का अध्ययन किया। यह दृष्टिकोण उनके कार्य की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। यदि हम प्राचीन इतिहास लेखन की बात करें तो इसमें प्राचीन रोमन इतिहास का परिचय देना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि प्राचीन इतिहास लेखन ने पश्चिमी सभ्यता के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। रोमन इतिहासकारों ने अपनी सभ्यता, राजनीतिक व्यवस्था, सैन्य अभियानों का विस्तृत वर्णन किया। रोमन इतिहासकारों का उद्देश्य केवल घटनाओं का वर्णन करना नहीं था बल्कि इनके पीछे के कारणों का, परिणाम का विश्लेषण करना भी था। रोमन इतिहासकारों की शुरुआत लगभग 300 मतलब 3 शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। प्रारंभिक रोमन इतिहासकारों ने ग्रीक इतिहासकारों से प्रेरणा ली, लेकिन उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली और दृष्टिकोण को विकसित किया। रोमन इतिहासकारों ने ऐतिहासिक घटनाओं को गहराई से समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया, जिसमें सरकारी दस्तावेज थे, सैन्य रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के साक्षात्कार शामिल थे। रोमन इतिहासकारों का एक प्रमुख पहलू उनकी तटस्थता और निष्पक्षता का प्रयास था। उन्होंने घटनाओं की सटीकता पर विशेष ध्यान दिया, अतिशयोक्ति से बचने का प्रयास किया। रोमन इतिहासकारों ने अपनी कार्य में नैतिकता और राजनीतिक सिद्धांत पर भी बल दिया और उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिससे इनके लेखन को जो है एक सटीकता प्रदान की, गहन और विचारशील दृष्टिकोण मिला। प्रमुख रोमन इतिहासकारों में लीवी, टेसिसस, जूलियस सीजर जैसे इतिहासकार आते हैं। इन इतिहासकारों ने रोमन गणराज्य और साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया। इनकी कृति ने न केवल रोमन इतिहास को संरक्षित किया बल्कि इन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जो है महत्वपूर्ण नैतिक और राजनीतिक शिक्षाएं भी प्रदान की हैं। रोमन इतिहास लेखन ने पश्चिमी सभ्यता के इतिहास और राजनीतिक विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया। इनकी कृतियों ने ऐतिहासिक घटनाओं के विश्लेषण और नैतिकता के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। रोमन इतिहासकारों ने इतिहास लेखन का अध्ययन न केवल अतीत की घटनाओं के लिए किया बल्कि यह समझने के लिए भी किया कि इनका वर्तमान में किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, भविष्य में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसको ध्यान में रखकर इन्होंने जो है एक इतिहास लेखन को जो है अपना कार्य करने का प्रयास किया। अगर हम देखें इसमें एक इतिहासकार हैं लिवी, तो लिवी जिन्हें टिटस लिविस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख रोमन इतिहासकार हुआ करते थे जिनका जन्म 59 ईसा पूर्व में पैडवियम में हुआ था। इनकी सबसे प्रमुख कृति जो है वो अब अरूब पंडिता है, जिसका अर्थ है नगर की स्थापना। इस कृति में इन्होंने रोमन गणराज्य के इतिहास का विस्तृत वर्णन किया, जिसमें रोमन साम्राज्य की स्थापना
से लेकर सम्राट अगस्त के शासनकाल तक की घटनाओं का वर्णन किया है। लिबी का इतिहास लेखन का उद्देश्य न केवल रोमन इतिहास को संरक्षित करना था, बल्कि यह भी दिखाना था कि रोमन साम्राज्य कैसे उभरा और समय के साथ कैसे विकसित हुआ। इनकी लेखन शैली सरल और सजीव थी, जो पाठकों को इतिहास की घटनाओं के जीवन के रूप में प्रस्तुत करती थी। उन्होंने नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों पर भी ध्यान दिया, जिसमें उनके कार्यों का गहरा और विचारशील दृष्टिकोण मिला। लिबी ने अपने कार्यों में विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया, जिसमें सरकारी दस्तावेज हैं, सैनिक रिपोर्ट हैं, पूर्ववर्ती इतिहासकारों के कार्य शामिल हैं। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं की सटीकता पर विशेष ध्यान दिया और कार्य में अतिशयोक्ति से बचने का प्रयास किया। यह दृष्टिकोण उनके कार्य की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। उनके द्वारा लिखी पुस्तक अब उर्व कॉन्डिटा में लिबी ने रोम के संस्थापक राजा रोमुलस और सेमुस की कहानियों और प्रारंभिक रोमन साम्राज्य की घटनाओं का वर्णन किया। उन्होंने रोमन साम्राज्य की संरचना, राजनीतिक संस्थाओं और सैन्य अभियानों का भी विस्तृत अध्ययन किया। उनकी कृति रोमन इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। यह भविष्य की इतिहासकारों के लिए एक मूल्यवान संदर्भ भी बनी हुई है। लिबी का मानना था कि इतिहास का अध्ययन वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान कर सकता है। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं से नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों का निष्कर्ष निकाला और उन्हें अपने पाठकों के साथ साझा किया। लिबी का कार्य न केवल रोमन इतिहास को संरक्षित करता है, बल्कि यह एक नैतिक, राजनीतिक और विचारधारा के लिए भी महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। अगर हम बात करें टैसीटस, जो कि रोमन इतिहासकार हुआ करते थे, इनका जन्म लगभग 56 ईस्वी में हुआ। इनकी सबसे प्रमुख कृति एनल स्टोरीज थी। इन्होंने अपने साम्राज्य के शाहीकाल का विस्तृत वर्णन किया। टैसीटस का इतिहास लेखन यथार्थवादी दृष्टिकोण और आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए जाना जाता है। एनल्स ने टैसीटस ने रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक शाहीकाल, विशेष रूप से तबलेरिया, कैलिगुला, क्लॉडियस और नीरो के शासनकाल का वर्णन किया। उन्होंने शाही परिवार की राजनीतिक साजिशों, नैतिक पतन और सत्ता संघर्षों का विशेष ध्यान दिया। टैसीटस का मानना था कि इतिहास का उद्देश्य केवल घटनाओं का वर्णन करना नहीं, बल्कि इसके पीछे के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण भी करना है। स्टोरीज में टैसीटस ने फ्लाविलिया राजवंश, विशेष रूप से टाइटस और डोमिनिशियन के शासनकाल का वर्णन किया है। उन्होंने रोमन साम्राज्य की संरचना, राजनीतिक व्यवस्था और सैन्य अभियानों का विस्तृत अध्ययन किया। टैसीटस का लेखन तटस्थ और निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। उन्होंने घटनाओं की सटीकता पर विशेष ध्यान दिया। टैसीटस का लेखन गंभीर और विश्लेषणात्मक था। उन्होंने अपने कार्यों में नैतिकता और राजनीतिक सिद्धांतों पर विशेष ध्यान दिया। इसके लेखन को गहरा और विचारशील दृष्टिकोण भी प्रदान किया। टैसीटस का मानना था कि इतिहास का अध्ययन मानव स्वभाव और राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए होना चाहिए। टैसीटस ने अपने कार्यों में विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया, जिसमें सरकारी दस्तावेज, सैन्य रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के साक्षात्कार शामिल थे। उन्होंने घटनाओं की पुष्टि के लिए विभिन्न स्रोतों की सटीकता की जांच की, जिसमें उनके कार्य भी विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। टैसीटस का कार्य रोमन साम्राज्य, रोमन इतिहास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनकी कृति न केवल शाही काल के इतिहास को संरक्षित करती है, बल्कि उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण नैतिक और राजनीतिक शिक्षाएं भी प्रदान की हैं। टैसीटस का लेखन आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए मूल्यवान स्रोत है। यह नैतिकता और राजनीतिक विचारधारा के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। स्यूटोनिशियस भी एक रोमन इतिहासकार हुआ करते थे, जो कि जीवनी पर लेखन करते थे। इनका जन्म लगभग 69 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी सबसे प्रमुख जो कृति है वो द 12 क्रेजर है। इसमें उन्होंने जूलियस सीजर से लेकर डोमिनिशियन तक के 12 रोमन सम्राटों के जीवन का परिचय दिया। इस स्यूटोनिशियस का लेखन शैली विस्तृत और जीवंत थी, जिससे उनके कार्यों को पढ़ना रोचक और आकर्षक बनाता है। द 12
सीजिस में स्टूनियस ने सम्राटों के व्यक्तिगत जीवन, उनकी आदतों, नैतिकता और शासन की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने सम्राटों की उपलब्धियों, राजनीतिक साजिशों और व्यक्तिगत विवादों पर विशेष ध्यान दिया। स्यूटोनिशियस का मानना है कि सम्राटों के व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन उसकी शासन शैली और राजनीतिक निर्णयों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने लेखन में तटस्थता और निष्पक्षता के लिए जो है कार्य किया, जिसके लिए इनको जाना भी जाता है। उन्होंने अपने कार्यों में विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया, जिसमें सरकारी दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के हस्ताक्षर और समकालीन लेखकों के कार्य शामिल थे। इन्होंने घटनाओं की सटीकता पर विशेष बल दिया और अतिशयोक्ति से बचने का भी प्रयास किया। इनके कार्य सम्राटों के जीवन का वर्णन करना था, बल्कि यह रोमन साम्राज्य की संरचना, राजनीतिक व्यवस्था और नैतिकता का भी अध्ययन करना था। उनके कार्यों ने इतिहासकारों की जीवन विधा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। यह भविष्य की जीवनी लेखों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। इनका मानना है कि इतिहास का अध्ययन वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान कर सकता है। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों से नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों का निष्कर्ष निकाला, उन्हें अपने पाठकों के साथ साझा किया। स्टूनस का कार्य न केवल रोमन इतिहास का संरक्षित करना था, बल्कि यह नैतिकता और राजनीतिक विचारधाराओं के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं जूलियस सीजर की। जूलियस सीजर एक प्रमुख रोमन जनरल, राजनीतिक नेता और लेखक थे। इनका जन्म 100 ईसा पूर्व में हुआ था। सीजर न केवल अपने सैन्य अभियानों और राजनीतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि इनके लेखक कार्य के लिए भी ये जाने जाते हैं। इनकी सबसे प्रमुख कृति कमेंट्री द वेलो गैलिको है, इन्होंने युद्धों का वर्णन किया है। सीजर ने अपने सैन्य अभियानों, रणनीतियों और गैलिक जनजातियों के साथ संघर्ष का वर्णन किया। उन्होंने अपने विजय की कहानियों को स्पष्ट और सरल भाषा में लिखा, जिससे इनके कार्यों को समझना और पढ़ना आसान हो गया। सीजर का लेखन शैली विश्लेषणात्मक और व्यवस्थित थी, जिसमें उन्होंने घटनाओं और कारणों और परिणामों का विस्तृत अध्ययन किया। सीजर का मानना है कि सैन्य अभियानों का अध्ययन राजनीति को सैन्य नीति के महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। उन्होंने अपने लेखन में सैन्य रणनीति, युद्ध की तकनीकी और सैनिकों के जीवन का विस्तृत वर्णन किया। इनके कार्य न केवल इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हैं, रोमन इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि विश्व इतिहास के लिए भी जाने जाते हैं। सीजर ने अपने कार्यों में विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया, जिसमें सैन्य रिपोर्ट हैं, प्रत्यक्षदर्शियों के हस्ताक्षर हैं, उनके साक्षात्कार हैं, अन्य लेखकों के कार्य शामिल हैं। उन्होंने घटनाओं की सटीकता पर विशेष ध्यान दिया और अतिशयोक्ति से बचने का प्रयास किया। यह दृष्टिकोण उनके कार्य की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। जूलियस सीजर का कार्य न केवल सैन्य इतिहास का वर्णन स्रोत है, बल्कि रोमन साम्राज्य, राजनीति और संस्कृति का भी अध्ययन करता है। इनके लेखन से इतिहास लेखन में व्यक्तिगत अनुभव और प्रत्यक्षदर्शी के साक्षात्कार का अध्ययन होता है, और ये साक्षात्कार के महत्व को स्थापित करता है। यह भविष्य की इतिहास के लिए एक मूल्यवान संदर्भ बना हुआ है। सीजर का मानना है कि इतिहास का अध्ययन वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकता है। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं और सैन्य अभियानों से नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों का निष्कर्ष निकाला, उन्हें अपने पाठकों के साथ साझा किया। जूलियस सीजर का कार्य न केवल रोमन साम्राज्य को संरक्षित करना था, बल्कि यह नैतिकता और सैन्य विचार के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं प्लिनी द एल्डर की। प्लिनी द एल्डर, जिन्हें हम गियस प्लिनियस के नाम से भी जानते हैं, यह एक प्रकृतिवादी और सैन्य कमांडर हुआ करते थे। इनका जन्म 23 ईस्वी में हुआ था, और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री है, जो कि एक व्यापक विश्वकोश है। इसमें भूगोल, वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र, खनिज विज्ञान और चिकित्सा संबंधी विषयों का वर्णन किया गया है। नेचुरल हिस्ट्री में
प्लिनी ने प्राचीन दुनिया के वैज्ञानिक ज्ञान और प्रथाओं का संग्रह किया। यह कृति 37 पुस्तकों में विभाजित है। इसे प्राचीन विश्वकोशीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। प्लिनी का उद्देश्य न केवल प्राकृतिक दुनिया की समझ को बढ़ाना था, बल्कि यह भी दिखाना था कि कैसे मानवता ने अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाया। प्लिनी का लेखन शैली व्यापक और विवरणात्मक थी। उन्होंने विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया, जिसमें प्राचीन ग्रंथ हो सकते हैं, प्रत्यक्षदर्शी के साक्षात्कार हुए, स्वयं स्वयं के अनुभव शामिल हैं। इनकी कृति ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्राकृतिक दुनिया के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। प्लिनी ने न केवल कार्य में प्राकृतिक घटनाओं और क्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया, उन्होंने ज्वालामुखी विस्फोट किस तरीके से होते हैं, भूकंप किस तरीके से आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं किस तरीके से आती हैं, ये मानव जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डालती हैं, ये क्यों होती हैं और इनसे हम किस तरीके से प्रभावित होते हैं, ये सब इन्होंने अपना इस कृति में वर्णन किया। इनकी कृति ने भूगोल, वनस्पति, प्राणी शास्त्र के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान किया। यह भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए मूल्यवान स्रोत बनी। प्लिनी का मानना है कि प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन मानवता की भलाई और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं के कारण और प्रभावों का विश्लेषण किया, उन्हें समझने का प्रयास किया। उनकी कृति ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राकृतिक दुनिया के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। प्लिनी ने प्लिनी के कार्य न केवल प्राकृतिक इतिहास को एक जो है स्रोत मानते हैं, बल्कि यह प्राचीन विज्ञान और भूगोल के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। इसकी कृति ने दुनिया की समझ के लिए गहराई से प्रभावित किया और यह आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक मूल्यवान स्रोत बनी हुई है। प्लिनी ने न केवल प्राचीन विज्ञान को संरक्षित किया, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है।